अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू का खास शो खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत श्रीनगर से आई खबर के साथ करते हैं। श्रीनगर में आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन के मसले को लेकर बात की। सीएम ने कहा कि अभी इस मसले को फिलहाल पार्लियामेंट में आना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे इस मसले को क्या किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस मसले को जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड और 370 के मसले जैसा हाल नहीं किया जाएगा, जिसको कुछ ही घंटों में पार्लियामेंट में पास किया गया था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट इस मसले में अपोजिशन को भी खुलकर बात करने का मौका देगा और उसके बाद ही इस मसले पर कोई फैसला लिया जाएगा। तब तक तो ये सिर्फ प्रपोजल है, अब पार्लियामेंट के सामने आने दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन का वो हाल नहीं होना चाहिए जो हमारा 370 और यूटी वाला मामला हुआ। वहाँ चंद घंटों के अंदर अंदर इसको बुलडोज करके निकाला गया। वन नेशन वन इलेक्शन का ठीक तरह से वहाँ डिस्कशन हो, खुल के वहाँ पे बहस हो और फिर मेंबरों को अपनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो फैसला करें कि ये सही है या गलत। जब तक मंजूरी नहीं देती तब तक तो ये सिर्फ प्रपोजल है, अब पार्लियामेंट के सामने आने दीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि पार्लियामेंट में एमएलए डूरू अनंतनाग और कांग्रेस के सीनियर लीडर जे मीर ने भी आज वन नेशन वन इलेक्शन और दरबार मूव को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दरबार मूव जम्मू कश्मीर का न कि एक सियासी मुद्दा है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में लोगों के रोज़गार से जुड़ा भी एक मसला है। उन्होंने कहा कि दरबार मूव से जम्मू के हज़ारों नौजवानों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करते हुए जे मीर ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में ये बात करना एक ख्याली बात जैसा लगता है कि जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी पार्लियामेंट फ्री है, पार्लियामेंट में इस पर जब खुल के बहस होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या फैसला लिया जाएगा। की बात है हम कंपेयर करें, पहले ये देखना है कि ये भारत देश इतना विशाल है कि इसमें जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसमें पॉसिबल ही नहीं है। मतलब फ़िलहाल अगर आप इमेजिन करेंगे जो हमारा अपना तजुर्बा है, जो हमने देखा है 40 साल से, तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है कि एक देश में एक ही चुनाव हो सकता है। यहाँ तो जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसी स्टेट की सरकार बनती है और कल उसमें से डिवीज़न होता है, रूलिंग पार्टी में डिवीज़न होता है, जैसे इन्हीं भाजपा वालों ने किया है। क्या कर्नाटका में रातों रात सरकार नहीं गिराई? क्या महाराष्ट्र की पिछली सरकार गिरा के नहीं ली? क्या गोवा में नहीं किया? क्या और कई स्टेटों में नहीं तोड़फोड़ करके रातों रात सरकारें बदल दी? तो ऐसे वक्त पर फिर मतलब क्या होगा? तो नेचुरल तरीके से भी कोई माइनॉरिटी में सरकार चली जाएगी और बिफोर टाइम वहाँ चुनाव होना हो। आपको पंचायतें हैं इसमें, आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ है इसमें, कितने सारे इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसे तो मतलब किसी को भी ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब क्या फार्मूला लेकर वन नेशन वन इलेक्शन लेकर फ़िलहाल गवर्नमेंट आई है, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आने दो। वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको तजुर्बा है देश चलाने का वो अपना व्यू रखेंगे वहाँ पर। तो और जितनी मेजॉरिटी इस बिल को पास करने के लिए चाहिए वो मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं। तो इसलिए एक न्यूज़ बराई न्यूज़ के लिए तैयार करना और जो असली मुद्दे देश के हैं, बेरोज़गारी के, महंगाई के, उससे बचने के लिए इस तरह के प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि देश का अटेंशन इसमें जाए, सारे लोग इस पर चर्चा करें और असली मुद्दे से भटक जाएंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा ने आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बिजनेस रूल्स और स्टेटहुड को लेकर बात की। जम्मू कश्मीर में बिजनेस रूल्स को लेकर उन्होंने बात करते हुए कहा कि यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त बदकिस्मती का मौका है कि जम्मू कश्मीर में बिज़नेस रूल्स को लेकर अभी भी सरकार के बीच में एक कन्फ्यूजन है, जिसको लेकर आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके चलते अभी फंड्स भी रुके हुए हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही है। स्टेटहुड को लेकर तारिक हमीद करा ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दोबारा देने की बात की थी, फिर चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर के लोगों ने आखिर कौन से गुनाह किए हैं जिन गुनाहों की सज़ा आज यहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ती है। अपने मैनिफेस्टो में भी वो रखा हुआ था, लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही हैं। हमारी पिछली जो गवर्नमेंट यहाँ पे यूपीए 1 यूपीए 2 थी, आपने देखा कि उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में, उनकी लीडरशिप में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पंडित कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन और रिटर्न के वास्ते काफ़ी कुछ हुआ। जैसे जम्मू में भी कैंप्स बने, यहाँ पे भी कैंप्स बने, और उनके साथ में जो फाइनेंशियल एक पैकेज का भी ऐलान किया गया था। बट यूपीए 2 के बाद में जिस वक्त सरकार बदल गई, तो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने, या हम ये कहें कि बीजेपी ने, बावजूद इसके कि उनका इस्तेमाल करके वोट्स भी हासिल किए पूरे हिंदुस्तान में, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने पंडित कम्युनिटी को एक सेलिंग कमोडिटी बना के उनसे वोट हासिल किया। लेकिन उनकी मिजरीज के ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा है। किसी भी कम्युनिटी को वो यूटिलाइज करें, दे डोंट सीक वोट्स फ्रॉम देम, कि उनका। वहां कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू ने आज कुलगाम के नागाम इलाके का दौरा किया, जहां पिछले दिनों आग की एक वारदात से करीब 3 मकान तबाह हो गए थे। इस मौके पर सकीना ईतू ने के साथ डीसी कुलगाम अत्थर आमिर खान भी साथ और उनके साथ कई अफसर भी मौजूद थे। इस दौरे का मकसद आग से हुए नुकसान का जायज़ा लेना था और उन लोगों की मदद करना जिन्हें इस आग से नुकसान उठाना पड़ा है। इस दौरान सभी 3 फैमिली को 1,22,000 का मुआवजा भी दिया गया। मीडिया से बात करते हुए सकीना ईतू ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो सके वो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इन्हें कुछ ज़रूरी सामान, जिसमें कंबल, टेंट, बर्तन और बाकी ज़रूरी चीज़ें दी गई है, और इसके अलावा सरकार की तरफ से जितनी भी मदद हो सके वो हम ज़रूर करेंगे। थोड़ा मौसम जो बहुत ड्राई है, और ये जो सीज़न होता है, इस सीज़न में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। लेकिन चलें, अब ये अल्लाह का करना होता है। ये जो यहाँ पे आग अचानक नमूदार हुई, जिसके जद में 5-6 मकान जो है वो आ गए, और ये गरीब लोग हैं, काफ़ी एसटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको वैसे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो फैमिलीज़ हैं वो बच गए, जानी नुकसान नहीं हुआ कोई। बाकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आज डीसी साहब भी हैं मेरे साथ यहाँ, और भी बाकी ऑफिसर्स हैं। कुछ रेड क्रॉस में जो चेक, थोड़ा सा कंपनसेशन जो मिलना था वो आज हमने दिया यहाँ पे, और ऑलरेडी मैंने उस टाइम जो हमारे यहाँ एसडीएम साहब है उनको पहले ही हिदायत दी थी कि ऑन स्पॉट जाके जो इमीडिएट नीड हो, चाहे वो ब्लैंकेट्स हो, चाहे वो बर्तन की ज़रूरत हो, चाहे इनको कहीं और रिप्लेस करने की ज़रूरत हो, वो तो हमने करा दिया था। और बीडीओ साहब को भी मैंने कहा है कि इनको IAY हट जो देते हैं ये, उसमें ऑनलाइन करके वो भी इनको मदद मिल जाए, और इसके अलावा जो भी पॉसिबल मदद हो सकती हैं वो हम करेंगे। टिम्बर का जो इन्होंने मसला यहाँ उठाया है कि जल्द जो है लकड़ी फराहम की जाए, ताकि ये कुछ इनको अपने जो जले हुए मकान हैं जो भी पॉसिबल कर सकते हैं ये वो करेंगे। आरओ साहब भी यहाँ थे, उनको भी मैंने कहा है, डीसी साहब ने भी दी है हिदायत कि जल्द अज जल्द जो टिम्बर है वो भी फराहम की जाए। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाती हूँ, और जो भी सरकार से पॉसिबल होगा, जो भी हम इनके लिए कर सकते हैं, इनको फिर से बसाने के लिए, इनके मकान जो है वो फिर से बनने। वही कुलगाम में कल देर रात हुए एक सड़क हादसे जिसमें करीब 2 लोगों की जान चली गई थी, वहां पर भी सकीना ईतू ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने आज 2 कीमती जानों को इस सड़क हादसे में खोया। सकीना ईतू ने कहा कि ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ उसको सरकार की तरफ से देखा जाएगा। जो इस सड़क हादसे, उन्होंने कहा कि बिजली लाइन जो इस सड़क के साइड से जा रही है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और इसके लिए हमने PDD अफसरों को हिदायतें भी जारी की है। 2 बजे लगभग, और यो शुक्र खुदायस कुन अम सात लाइन लजमज पावरच कह, तो शुक्र परवरदिगारस कुन कर, वरना कैजुअल्टी गमस।
अम पता यह गाड़ आज गई आउट ऑफ कंट्रोल यह आई छावन गो दुकानस पता आई ट्रांसफार्मस तो अत गई पलट तो अत सतन गई जु जान मार यम जन ये नज़दीकी बस्ती हंद हजरत तथ पे सख दुख अफसूस सोरी बस्ती मातम मनावन वनकन तो क्या सठा नौजवान लकट तो अमुक सख दुख तो अफसूस यह उस्ताद अत एजुकेशन मज सह रियाज अहमद राथर यमिस नाव सह टीचर तो ब्या लड़को सह यह बिचार अत गोपालपुर कोई गरीब तो जनाब अली तमिस कुन मालिस तो हजरत किस्मती की बात है जो कल यहाँ पे ये हादसा हुआ है। इसको अनफॉर्चुनेट ही कहेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं जिन्होंने काफ़ी मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको निकालने में दुख तो है कि 2 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं और बिल्कुल रोड साइड पे हुआ ये एक्सीडेंट। जो भी वजह थी उसको तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि जितना कंडेम किया जाए वो कम है और मैं इन लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जो भी करना होगा यहाँ पे ये लाइन जो है जिसको शिफ्ट करना पड़ेगा, डीसी साहब से भी मैंने कह दिया है और कंसर्न जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठ के कोई तरीका निकालें ताकि इसको कहीं चेंज करें ताकि आइंदा जो है इस तरह के हादसा पेश ना आ सकें। वहां सोपोर में एडीसी सोपोर और ड्रग इंस्पेक्टर बारामूला की तरफ से केमिस्ट्स एसोसिएशन के साथ एक खुसूसी मीटिंग की गई। इस मीटिंग में दवाइयों से जुड़े कई ज़रूरी मसलों को लेकर बात की गई, जिसमें एडीसी सोपोर ने केमिस्ट्स एसोसिएशन को कुछ ज़रूरी हिदायतें भी दी। वॉइस टीवी से बात करते हुए एडीसी सोपोर ने कहा कि हमें कई बार ये शिकायत मिली थी कि सोपोर में कुछ केमिस्ट्स मरीजों को अपने एजेंट्स के ज़रिए ज़बरदस्ती अपनी दुकानों पर लेके उन्हें दवाई देते हैं, जो कि बिल्कुल कानूनी जुर्म है। उन्होंने कहा कि हमने आज सभी केमिस्ट्स को ये बात साफ तौर पर बता दी कि जो भी इस ऐसी कार्रवाई में मुलविस होगा या जो भी ऐसा काम करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रही थी कि कहीं ना कहीं या क्वालिटी में या कहीं रेट पे या कुछ ऐसे टावर बने हैं जिसके वजह से हमें लग रहा है कि प्रॉपरली जो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए वो नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज एक मीटिंग रखी। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ड्रग्स का भी था, मेरा इंस्पेक्टर भी था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन जो हमारे फार्मासिस्ट थे, बहुत सारे लोग भी थे। खासकर वो फार्मासिस्ट हमने यहाँ पे लाए जो हमारे एसडी सोपोर के अराउंड जिनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है। तो वहाँ हमने यही गुजारिश की, काफ़ी बातों पे चर्चा हुई। अल्टीमेटली गुजारिश यही की कि आप क्वालिटी रख लीजिएगा, क्वालिटी नहीं रखेंगे देन एक्शन लिया जाएगा। एंड सेकेंडली अपने ड्रग्स के लिहाज से जो ड्रग्स हमें ऐसी दवाई दे रहे हैं जिन पे ड्रग्स हमें लग रहा है एडिक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, उस पर अपने कंट्रोल करना है। आपको हर कोई बिल में हर कोई पेमेंट पे आपको बिल देनी है, वो नेसेसरी है। एंड फोर्थ आप डिस्काउंट भी दीजिएगा। तो वैसे उन्हें एग्री कर दिया कि हम 10% अराउंड आज के बाद हम डिस्काउंट भी दे देंगे हर MRP पे। समटाइम्स हम 10% से ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे उन्हें मुझे बता दिया। दर्जा वो कि अच्छी बात है कि लोग अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग गरीब भी हैं जिनको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, जो उन्हें मुझे बता दिया कि हम ये दे देंगे। तो यही इन्हीं पे बात हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी यही कोशिश रहेगी बेहतर से बेहतर हम क्वालिटी एज वेल एज एक मुनासिब रेट पर दवाई मिलेगी। साथ ही साथ हमें इसमें एक और मीटिंग रख रहे हैं हम कमिंग टाइम्स में, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे बता दिया कि हम सारी फॉर्म्स जो है तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे। कुछ ऐसे भी है जिनको शायद पता भी नहीं होगा एंड शायद उससे शायद कुछ और इफेक्टिव बढ़ जाएगी विद रिगार्ड टू गिविंग द सर्विसेज टू द पीपल। जेल के हाल जो बाहर जो केमिस्ट बैठे हैं वहाँ पर जो है कुछ एजेंट्स रखे गए हैं। आप देख रहे खबर अब तक। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। हम लौटते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।
हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात बारामूला की करेंगे। जीएमसी बारामूला में आज यूजी पीजी कर रहे नीट स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ जो रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर एक धरना दिया। इनका कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को एक गलत तरीके से बढ़ाया गया, वो जम्मू कश्मीर में रह रहे जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। जीएमसी में पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले SRO 49 लागू था, जिससे जीएमसीज में 70% सीटें ओपन रखी जाती थी, जो कि सबके लिए ओपन रहती थी, और 25% सीटें SC और ST के लिए रखी जाती थी। इनका कहना है कि अब ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 25% सीटें और वही रिजर्व कैटेगरी के लिए 70% सीटें रखी गई है, जो कि हमारे साथ बिल्कुल एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। धरना कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी को सरकार जितनी जल्दी हो सके वापस ले ले। रिजर्वेशन की पूरी तरह से इरेडिकेट करें। इट जस्ट कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उस पर भी थोड़ा सा मतलब उसके बारे में भी जिक्र किया जाए, बिकॉज हम ओपन मेरिट वाले जो है वी हैव बिन सफरिंग एंड इट्स नॉट अबाउट कि अब सिर्फ हम ही सफ़र करें, इट्स अबाउट द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि वो भी डिटेरिएट हो जाएगी जो हमारे साथ अभी यहाँ पे मतलब जो पार्शियलिटी हो रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूल 17 की, सो दैट इज़ अ डबल एंड स्वॉर्ड, बिकॉज उसकी वजह से हम लोग जो है दोनों तरीके से फंस रहे हैं। एक तो हमारी अपनी रिजर्वेशन ऑलरेडी हमें जो सीट अलॉटेड है दैट इज़ 26.6%, एंड उसमें भी फिर हमें रूल 17 लग जाता है, जिसकी वजह से और ही ओपन मेरिट स्टूडेंट जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो आगे जो है वो बेचारे वो हम लोग रुक जाते हैं। सेकेंड, इसके जो SRO 49 था जो 2018 से पहले इम्प्लीमेंटेड था, उसमें था कि 75% जो था वो ओपन रहता था फॉर बोथ कैटेगरी एंड फॉर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। बट अब उसके बाद वो जो अब वो हम चाहते हैं कि वो वापस री इम्प्लीमेंट हो, बिकॉज उसकी वजह से वो 75% सीट जो है वो कम्पिटेंट रहती थी, एंड एवरीवन मतलब फिर वो जो ये नीट पीजी का एग्ज़ाम है दैट इज़ अ कम्पिटेंट एग्जाम, सो एवरीवन वुड मतलब इक्वली वो हम उस सीट के लिए हम लोग फाइट कर सकते एक हिसाब से बोल सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अब वो भी हमारे साथ नहीं है, तो अब हम चाहते हैं कि SRO 49 जो है वो वापस री इम्प्लीमेंट किया जाए, इरेडिकेट। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, फर्स्ट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ सो हार्ड फॉर गवर्नमेंट टू कॉम्प्रहेंड द सिंपल थिंग दैट जो 70% पॉपुलेशन है फॉर देम 26.6% सीट्स आर जस्ट नॉट जस्टिफाइड। ये मतलब रिजर्वेशन, हम रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, सो वी डोंट वांट एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम, वी ओनली वांट अमेंडमेंट्स। सो अमेंडमेंट्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। अगर 70% ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है तो उनके लिए 70% सीट्स होनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर 30% रिजर्वेशन की पॉपुलेशन। यहाँ श्रीनगर में भी आज फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी को लेकर बात की। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारी साथ हुए स्कैम का सरकार जायज़ा ले, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा। इन एस्पिरेंट्स की मांग है कि LG मनोज सिन्हा इनकी ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इनका ये मसला हल किया जाए। भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो ACB है ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफार्म के जरिए से ये बात हम LG मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। LG मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ RK गोयल लेड कमिटी।
अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस। वहां पुलवामा के द्रबगाम में बने पीआईसी अस्पताल को लेकर आज वहां के आम लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि उनके लिए यहां पर पब्लिक हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग जो साल 2003 में बन के तैयार भी हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उसके बाद इस बिल्डिंग को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया। इस मौके पर लोगों ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि हम लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से इलाके में ये पीआईसी बिल्डिंग जो 2003 में बनी थी, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी आसानी मिले। आप यहाँ पे इमारत देखते हैं और इसका जो आप ग्राउंड वगैरह देखते हैं, ये 2003 से हम लोग गवर्नमेंट से, या जो उस वक्त की सरकार थी, उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद लेड सरकार थी जम्मू कश्मीर में, उस वक्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कई सालों से वैसे ही रहा। फिर द्रबगाम के लोगों ने और इसके जो एडजेसेंट एरियाज में गांव हैं, उन्होंने पहल की, कोशिश की। उस कोशिश के साथ साथ फिर इसको इन्होंने सब सेंटर यहाँ पे बनाया। इतनी बड़ी इमारत या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और आप उसमें सब सेंटर रखते हैं, और वो भी जब आप पॉपुलेशन देखते हैं इस इलाके की, वो करीबन 37,000 के आसपास है। जो द्रबगाम का एडजेसेंट एरिया है, ये करीबन कंडी बेल्ट में करीबन 27 गांव ऐसे हैं जिन गांवों को यहाँ फ़ायदा हो सकता था, जो यहाँ पे अपने पेशेंट्स को ला सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर ही हम कहेंगे, और इसमें ये बार यहाँ श्रीनगर में आज लालचौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडर्स ने कई मसलों को लेकर बात की। इनका कहना है कि जब से श्रीनगर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तब से लाल चौक में दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेडर्स के मुताबिक लाल चौक पहले कश्मीर में बिजनेस हब माना जाता था, लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि लाल चौक को एक टूरिस्ट डेजिनेशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि लाल चौक की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हम आपको यहाँ बुला रहे हैं, तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हमारे साथ ठीक हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है हमारे साथ। तो मेन चीज़ हमारी यही है कि लाल चौक जो पहले हुआ करता था वो अब नहीं रहा। लाल चौक को हम बिजनेस का हब मानते थे। जो भी ट्रेड का, जब भी कभी ट्रेड की बात होती थी तो लाल चौक का नाम पहले आता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी बन गई है, तब से जो ग्राउंड लेवल, जो ग्रॉस लेवल के बिजनेस क्लास है लाल चौक के इर्द गिर्द में, लाल चौक में, और वो काफ़ी बड़ी ना ये प्रॉब्लम सहल रहे हैं कि उनका बिजनेस बहुत कमज़ोर हो गया। कई ऐसे तबके भी हैं जिनका बिजनेस अब ग्रो हो गया, जिनमें होटलिंग है, कश्मीर आर्ट्स है, और कई ऐसे बिजनेस है जो ग्रो कर गए, क्योंकि ये इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया गया लाल चौक। लाल चौक की शिनाख्त एज ए ट्रेड। तो अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।